हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी के 400 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज तीसरा मॉक टेस्ट है ना। इवनिंग टाइम में देखो, मैं ज़्यादातर वीडियो डालता हूं, पर आज यूपीजीके की शुरू में सुबह डाली थी तो बच्चे बोल रहे थे सर क्या टाइमिंग है, तो भाई इवनिंग टाइम है, इसमें रिकॉर्डेड सेशन में आपके डाल दे रहा हूँ। लाइव इसलिए नहीं करा रहा हूँ, अगर 50 क्वेश्चन लाइव लेके बैठ जाऊँगा तो 1 घंटा साफ जाएगा। तो इसको मैं कोशिश करूँगा 15 से 20 मिनट में ही निपटा दूँ, जिससे आपका कम से कम टाइम बचे और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी निगाह के सामने आ जाए। आज ज़्यादातर क्वेश्चन एक तरह से सिंपल टाइप ही हैं, पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। इनका जो पीडीएफ है वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल में डाल रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना देरी शुरू करते हैं, ठीक है। अगर टेस्ट सीरीज लेने का मन है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी राम जी की पाठशाला की अवेलेबल है, फुल लेंथ भी है। मात्र 49 रुपये में आप जाकर के राम जी की पाठशाला के एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। बिना देरी किए धमाकेदार प्रश्न आपके सामने। पहला ही प्रश्न है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ब्रजभाषा है ना, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है ना, कि ब्रजभाषा मूलतः कहाँ बोली जाती है। कहाँ पर ब्रजभाषा मूलतः कहाँ पर बोली जाती है। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। मूलतः है ना, मूलतः कहाँ पर बोली जाती है, तो ब्रजभाषा का मूलतः क्षेत्र है मथुरा। आप लोग ये बताएंगे कि आपके 50 में से कितने सही हुए हैं ना। इस चीज़ को थोड़ा टेस्ट के पर्पज से भी आप लेके चलते रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा है। तो उत्तर प्रदेश की पहली भाषा आपकी हिंदी है, दूसरी भाषा आपकी उर्दू है। उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है। मूर्धन्य ध्वनि किसको, ध्वनि कहो या वर्ण कहो, बात एक ही है, क्योंकि वर्ण को मुख से निकली, किससे, मुख से निकली है ना, मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि है ना, सबसे छोटी ध्वनि कहते हैं जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते। तो वर्ण कहो ध्वनि कहो, बात एक ही है। और मूर्धन्य मतलब जिसका उच्चारण मूर्धा से होता हो। आप यहाँ पर समझने का प्रयास करो। ये व्यक्ति है, पता नहीं कैसा बन गया, ठीक है, बट अगर ये इसका एक ही ओठ है, सुजा रखा है और मधुमक्खी ने काट करके, ठीक है, 2 का 1 बना दिया। ये हिस्सा है, ये मुख के छत की जो मुंह की छत होती है अंदर वाली, ये पीछे वाला हिस्सा आपका तालु है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा आपका मूर्धा है। तो इस पर वे वर्ण जिनका उच्चारण इस स्थान से होता है मूर्धा से, उनको मूर्धन्य कहा जाता है। और यहाँ पर आपके चारों के चारों जो लिखे हैं वो स्पर्श व्यंजन लिखे हैं। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, क च ट त प, क च ट त प, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का तालु है, ट वर्ग का आपका क्या है, मूर्धा है। तो ट वर्ग का इसमें ढूंढ लो आप कौन सा है। तो ट, उसके बाद ठ, उसके बाद ड, उसके बाद ढ, उसके बाद अण। तो यहाँ पर ढ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ढ है, तो ए उत्तर हमारा हो जाएगा। ढ हमारा मूर्धन्य है। यहाँ पर लिखा है हमारा हंस पद। तो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है। देखो, जो हंस पद होता है ना, इसके हंस त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हंस त्रुटि। यानी कि देखो, जैसे मैंने लिखा राम दिल्ली गया है ना, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया राम गया, दिल्ली में मेरा ध्यान नहीं रहा। तो अगर मुझे इसके बीच में कोई चीज़ घुसानी है तो इसका चिन्ह ये होता है ऐसे ऊपर की तरफ, तो मैं यहाँ पर कर दिल्ली लिख दूंगा, तो देखने वाले को समझ में आ जाएगा कि दिल्ली शब्द हमारा यहाँ पर है। तो इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, वाक्य पूरा करने के लिए नहीं, संकेत देने के लिए नहीं, अर्ध स्पष्ट करने के लिए नहीं, लिखने में अक्षर की यदि छूट हो गई है तो उनका संकेत करने के लिए हंसपद या हंस त्रुटि चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला, इनमें से विस्मयादि बोधक, विस्मय क्या होता है, आश्चर्य होता है। जब हमको आश्चर्य होता है तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफियस यूज करते हैं, और इसका चिन्ह क्या होगा, ये वाला बी हो जाएगा। ये प्रश्न है, वाचक है, ये पूर्ण विराम है, इसको अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध विराम, ठीक है। ये आपका अल्प विराम है, ये आपका अर्ध विराम है, ये आपका पूर्ण विराम है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपसर्ग को क्या कहते हैं। उप शब्द का अर्थ क्या होता है, आगे है ना। उप शब्द का अर्थ होता है आगे, सर्ग का अर्थ होता है चलने वाला। तो जो आगे चलता है उसको उपसर्ग कहते हैं। परंतु यदि आप उपसर्ग को देखो तो उपसर्ग क्या है, शब्द है, पद है, वाक्यांश है या शब्दांश है। तो वाक्यांश में तो बहुत सारे शब्द होते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। पद नहीं हो सकता, पूरा शब्द नहीं है, क्या है, शब्दांश होता है। क्या होता है, उपसर्ग शब्दांश होता है, ध्यान रखना है आपको। अगला, सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगते हैं। कहाँ होते हैं मेरे भाई, प्रत्यय किसको कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं जो पीछे लगते हैं। किसके पीछे लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। तो सुमित्रा में क्या है, सुमित्र
है ना, और इसमें क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, तो इसमें आ प्रत्यय है सुमित्रा में। अगला धड़ाक में क्या है, ढहपट मारा धड़ाक, है ना, तो धड़ाक धड़ाक, तो धड़ाक में प्रत्यय क्या है, बाद में अप है, अप तो नहीं हो सकता क्योंकि अंत में क है, अक है, आक है, ओक है, तो ओक का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो नहीं है। तो धड़ाक में क्या है, अक की फील आ रही है, आक की फील आ रही है, तो आक की फील आ रही है, धड़ाक आपका हो जाएगा। अगला फिसलन है, अगर आपका शब्द फिसलन पूछा जाएगा तो फिसलन शब्द आपका क्या है, फिसलन शब्द आपका एक संज्ञा शब्द है। और फिसलन क्या होता है, फिसलना क्या है, एक अवस्था है ना, एक फिसलन क्या है, एक अवस्था है, किसी पृष्ठ की अवस्था है। और कोई भी यदि अवस्था होती है तो वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आपकी जाती है। उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। लड़का, लड़का क्या होता है, लड़का शब्द सारी की सारी दुनिया के लड़कों को डिनोट कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। पेड़ क्या है आपका, सारी की सारी दुनिया के पेड़ों को डिनोट कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। मित्रता क्या है, एक भाव है, एक फीलिंग है, एक सेंटिमेंट है, और जहां पर भाव फीलिंग या सेंटिमेंट होता है वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। उत्तर हमारा ये हो जाएगा सी। भारत क्या है, भारत हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर देश का नाम है। अगला तपस्वी, अगर तपस्वी लिखा है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, तो तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होगा, न तपसी न तपस्या न तापसी, तपस्विनी आपका हो जाएगा। अगला वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग आपका वीरांगना होगा। कर्ता का होता है कर्त्री, है ना। बलवान का होता है बलवती, है ना। अगर किसी शब्द के अंत में वान है तो आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में करना है तो आप वती लगा देंगे, और अगर वहां पर लिखा है मान तो मान का अगर चेंज करना है तो मती लगा देंगे। साम्राज्ञी क्या है, साम्राज्ञी सम्राट का होता है। अगला शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, शिक्षक जो शब्द है वो सारी दुनिया के टीचर्स को बता रहा है, पूरी की पूरी टीचर बिरादरी को बता रहा है। तो जो भी टीचर बिरादरी, जो भी शब्द किसी की पूरी बिरादरी को डिनोट करे उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला जो शब्द पूर्वापर संबंध से, पूर्वापर संबंध मतलब पहले से जुड़ा हुआ संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है, ये भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इतना समझ लो, संज्ञा के बदले कौन आते हैं, संज्ञा के बदले सीधे सीधे सर्वनाम आते हैं और कोई नहीं आता। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है, तो पवित्रता जो बना हुआ है शब्द वह किस विशेषण से शब्द से बना हुआ है, तो पवित्र विशेषण से वह बना हुआ है, न पाक न पवित्रता न पवित्रतम। ठीक है। अगला सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है, तो वे विशेषण, है ना, वे विशेषण जो किसी वस्तु व्यक्ति या पदार्थ के गुण, धर्म, दशा, है ना, अवस्था इत्यादि के बारे में बात बताए तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सरीखा, सरीखा मतलब उसके जैसा, तो ये आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक, स मतलब होता है सहित, स मतलब होता है सहित, कर्मक मतलब कर्म के, कर्म कौन होता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं। तो जहां पर क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़ करके क्रिया कर्म पर पड़ता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखो कैसे, अगर राम चल रहा है तो यहाँ पर कर्म तो कहीं नहीं है, राम चल रहा है, चलने का फल राम पर ही पड़ रहा है तो अकर्मक है। राम सो रहा है तो सोने का फल राम पर ही पड़ रहा है तो ये हो जाएगा। राम लिख रहा है, अब राम अगर कुछ लिख रहा है तो किसी ना किसी के लिए लिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिखना जो है वो यहाँ पर आपका सकर्मक हो जाएगा। जिसके लिए लिखा जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, या किसी को लिखा जाएगा, है ना। राम पत्र लिख रहा है, राम शाम को पत्र लिख रहा है, राम मुस्कुरा रहा है, राम हंस रहा है, तो अकर्मक है, सकर्मक में लिखना हो जाएगा। उत्तर बी। वह आया है, वह आया है, इसमें किस प्रकार का काल है, तो आया है तो इतना तो पता लग गया कि हमारा वर्तमान है। अब वर्तमान में कौन सा वर्तमान है, तो जब हमको पता लगे कि वर्तमान में कोई कार्य पूरा हुआ है, वर्तमान में कोई कार्य पूरा हुआ है ना, तो राम आया है, उसने खाना खाया है, लड़के बैठ गए हैं, है ना, तो हमको पता लग रहा है कि वर्तमान में कोई काम पूरा हो रहा है तो उसको पूर्ण वर्तमान बोला जाता है, ध्यान रखना है। अगला, तुम दिन भर घूमते रहते हो में भर शब्द जो है ये क्या है, निपात है, संयोजक है, विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है, तो ये निपात है, निपात है ना। भर, ही, ये जो ऐसे शब्द होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये निपात का, निपात जो होता है ये आपको समझने का प्रयत्न करना है। निपात जो आपका होता है वो क्या काम करता है, वो बल प्रदान करने का काम करता है, बल प्रदान करता है, या किसी चीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने का काम करता है। जैसे तुम पूरे दिन घूमते रहते हो, तो इसमें
मतलब कोई ज़्यादा दम नहीं। और जैसे ही तुम बोलोगे यार तुम दिन भर घूमते रहते हो, तो मतलब यहाँ पर क्या है, इस पूरे के पूरे वाक्य में इस भर शब्द ने जान डाल दी, प्रेशराइज कर दिया, बल प्रदान कर दिया। तो वे वाक्यांश या वे आपके शब्द है ना क्या कहलाते हैं, आपके निपात कहलाते हैं, जो वाक्य को बल प्रदान करने का काम करते हैं। यहाँ पर ये निपात है। अगला, पेट में जो अग्नि होती है उसको क्या कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसको हम क्या कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठराग्नि। जठर किसको कहते हैं, जठर कहते हैं पेट को, और पेट में जो अग्नि होती है उसको जठराग्नि कहते हैं। दावाग्नि, दावाग्नि जंगल की आग को, है ना, जंगल में जो आग होती है उसको दावाग्नि कहते हैं। समुद्र में जो आग होती है उसको बड़वाग्नि कहते हैं, बड़वानल कहते हैं। और जब पेट में अपच हो जाता है, अपच है ना, बोलते हैं डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा है, तो उसको मंदाग्नि कहा जाता है कि पेट में मंदाग्नि हो गई। ठीक है। काठ का उल्लू क्या होता है, बिल्कुल महामूर्ख व्यक्ति काठ का उल्लू होता है। घड़ों पानी पड़ना, कि भाई जैसे ही मैंने उससे ये बात बताई, उससे बात पूछी, उस पर घड़ों पानी पड़ गया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शर्मा गया, बहुत ज़्यादा लज्जित हो गया। ठीक है। अगला, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ को छोटा करना, संक्षेप करना। ठीक है। अगला, मतदाता शब्द में कौन सा समास है, तो मतदाता का समास विग्रह करेंगे, मत को देने वाला, मत को देने वाला, तो का की के रारी रे, है ना, ये हो गया। और मत को देने वाला तो कर्म कारक हुआ, है ना, कर्म कारक हुआ मत को देने वाला। और कहीं पर अगर करता है, सॉरी कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, तो वहां पर सब प्रकार किसके हैं, तत्पुरुष समास के हैं, ध्यान रखना है मतदाता में। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है, तो भाग्यमान, है ना, भाग्यमान नहीं वान होता है। रसायन यहाँ पर ठीक है। ठीक है। लालायित भी यहाँ पर ठीक है। वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखा जाता, वाल्मीकि, है ना, बड़ी की मात्रा होती है, ऊपर छोटी की लगती है। तो दो गलत है, दो सही है। संभवतः ये प्रश्न आपका वो नल एंड वॉइड वाला था। शिष्ट क्या होता है, शिष्ट मतलब अच्छे आचरण वाला, इसका विलोम क्या होगा, आपका अशिष्ट हो जाएगा, है ना, अवशिष्ट नहीं होगा, निकृष्ट नहीं होगा, विशिष्ट नहीं होगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो यमुना को क्या कहते हैं, अर्क जा भी कहते हैं, सूर्य जा भी कहते हैं। देखो जहां पर भी जा आ जाता है, जा का अर्थ होता है पुत्री, तो यमुना जो है वो सूर्य की पुत्री है, तो सूर्य के जितने भी नाम है अगर उसमें जा लगा दोगे तो यमुना के नाम आपके आ जाएंगे। ठीक है। ये कृष्ण की प्रियतमा मानी जाती है, तो कृष्णा भी हुई। ठीक है। हंस सुता भी इनको कहते हैं। कूलांकषा इनको नहीं बोला जाता, क्या, कूलांकषा इनको नहीं बोला जाता, ये चीज आपको ध्यान रखनी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम शब्द किनको कहते हैं, तत्सम शब्द हम उनको कहते हैं मेरे भाई, जो संस्कृत के वो शब्द जो जुके तू हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। यहां पर क्या लिखा है आपका, पुष्प लिखा है, तो पुष्प आपका क्या है, पुष्प आपका तत्सम शब्द है। पुहुप जो है, पुहुप है ना, ये आपका तद्भव शब्द है, और ये पूछ रहा है कि तत्सम नहीं है, तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा, पुहुप का तत्सम आपका क्या होता है, पुष्प ही होता है। सुमन प्रसून बाकी सब आपके तत्सम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, तो प्रहार, स्पर्श, पटल और पान जो है, पान ये आपका तद्भव है, ये आपका तत्सम नहीं है, ध्यान रखना है। अगला, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है कौन से में, सदा जमा एव, जब भी आपको एक आपके दो मात्रा दिखाई दें तो सीधे याद रखना है वृद्धि संधि है। ठीक है। गिरीश, बड़ी की मात्रा दिखाई दे, सीधे याद रखना है दीर्घ संधि है। निष्कर्म में क्या आ जाएगा, निहि धन कर्म, है ना, निहि धन कर्म, तो ये जो आपके विसर्ग हैं ये श में परिवर्तित हो गए, संयोग अलग वाक्य है, तो यहाँ पर निष्कर्म जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरें। शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह डैश 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 का है या स्त्री जाति का है, उसे क्या कहते हैं। देखो स्त्री जाति की यहाँ पर बात आपकी आ रही है, तो यहाँ पर स्पष्ट है जाति की बात आएगी, तो यहाँ पर लिंग की बात आएगी। शब्द के जिस रूप से, मानव जाति या स्त्री जाति का नहीं, है ना, शब्द के जिस रूप से पुरुष का या स्त्री जाति का तो नहीं होगा। शब्द के जिस रूप से संज्ञा का या सर्वना या स्त्री जाति का, उसे नहीं, लॉजिक ही नहीं है, सीधे लॉजिक बनेगा, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं, डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला हमारा देखो ये आगे आपके समश्रुत भिन्नार्थक शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं। अभय, अभय, अ मतलब नहीं, भय मतलब डर, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका निर्भय। और उभय किसको कहते हैं, उभय कहते हैं दोनों को, है ना, उभयचर होता है ना कि थल और जल में रहता है उभय, तो इसका हो जाएगा आपका निडर और दोनों, ये आपका सही हो जाएगा, निडर और दोनों। अगला हो जाएगा वर्ण, जो वर्ण शब्द होता है ये आपका अनेकार्थी शब्द है, यानी कि इसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो वर्ण का एक अर्थ रंग भी होता है,
वर्ण का एक अर्थ जाति भी होता है, वर्ण का एक अर्थ अक्षर भी होता है, क से लेकर ह तक पूरे जितने भी हैं, अ आ ई, ये होता है। सुंदर नहीं होता, बी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, है ना। जैसे होता है काव्य शोभाकरान अलंकारान प्रचक्षेत, है ना, ये है। इसमें पूछ रहा है कि ये जो धर्म शब्द प्रयोग हुआ है इसका क्या अर्थ है, मजहब है, नहीं, गुण है। क्या है, गुण, है ना। धर्म शब्द का अर्थ होता है धारितेति धर्म, जिसको धारण किया जाता है उसको धर्म कहते हैं। ना सत्कर्म है ना कर्तव्य है, सीधे क्या लगाना है, गुण लगाना है, अगर पेपर में आ जाएगा। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दी, है ना। अब यहाँ पर आपको सीधे आ जाएगा कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है। करुण रस को रसराज किसने कहा, रसराज तो क्या होता है, रसराज कहो या रसपति कहो, ये तो श्रृंगार रस होता है। बट नहीं, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, भवभूति ने, है ना, करुण रस को करुण रस को रसों का राजा माना है। अगला प्रश्न, वह सम्मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और 11 व 13 मात्रा पर यति होती है। अब आप बोलोगे कि सर जब सब में 24-24 मात्राएं हैं तो 11-13 मात्रा अलग अलग कैसे हो जाएगी। तो आपको एक चीज़ समझनी है, 4 चरण हैं, पहले में 24 है, दूसरे में 24 है, तीसरे में 24 है, चौथे में 24 है। तो यति का मतलब होता है विराम, यति का मतलब होता है विराम। तो जहाँ पर स्टॉप आता है, फुल ये कॉमा लगता है, उसको कहते हैं। तो 11-13 पर आपकी यति होती है, तो उसमें आपका कौन सा रहता है ये आपको समझना है। तो ये आपका कौन सा रहेगा, सम्मात्रिक छंद कौन सा रहेगा, सोरठा रहेगा, सवैया रहेगा, और रोला रहेगा या कवित्त रहेगा। तो ये आपका रोला आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, रोला आपका आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। अगला, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो कबीर की सगुण नहीं, सूफी मतवादी नहीं, वैष्णव मतवादी नहीं, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कबीर हैं, है ना, ये ध्यान रखना है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास जो है उसके लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती हैं। और ये उपन्यास आपके प्रश्नावली टाइप है, क्वेश्चन आंसर टाइप है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर कर दिया। अगला, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये कविता किसने लिखी है। तो ये कविता महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 40वां, अतीत के चलचित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किनका है, महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, मात्र 17 मिनट में आपका पूरा का पूरा टेस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, अगर इसी को करवाता डिजिटल बोर्ड पर तो 1 घंटा 50 मिनट आपके लगते। तो उम्मीद है आपको प्रयास अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करते रहो मेरे भाई, पढ़ते रहो और लगे रहो। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला में हूँ, राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।